हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के राज व्यवस्था खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर इस कड़ी के माध्यम से हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस खंड की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के निम्नलिखित खर्चों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक व्यय, एक न्यायाधीश की पेंशन। उपर्युक्त में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, आपको बताना है विकल्पों के आधार पर। विकल्प हैं 1 और 4, 1, 2 और 4। सी विकल्प है 1, 2 और 3, या डी विकल्प है केवल 2 और 3। तो दरअसल उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार आदि संसद द्वारा समय समय पर संविधान की दूसरी अनुसूची के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किस अनुसूची में? तो दूसरी अनुसूची में। उनकी नियुक्ति के बाद उनके अहित के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान समान रहें। हालांकि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो उस घोषणा के तहत इस गारंटी को खत्म करने के लिए सक्षम होते हैं, और उच्च न्यायालय के जो प्रशासनिक व्यय हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्यों की संचित निधि से ही ये सारे के सारे खर्चे वसूले जाते हैं और राज्य विधानसभाओं में मतदान के अधीन नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि पर ली जाती है, न कि राज्य की। इसलिए अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 सही हैं, 4 सही नहीं है। इस लिहाज से विकल्प आप देखेंगे तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब न्यायिक समीक्षा के संबंध में यह कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। विकल्प ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 न तो 2। तो दरअसल न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने वाले संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 372, 372 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। इसी तरह से अगर अनुच्छेद 137 की बात करें तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए कथन 1 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 13 पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। इस लिहाज से देखें तो दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 अगर इस पर नजर डालें और अनुच्छेद 226, ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनसे संबंधित है क्रमशः, और मौलिक अधिकारों की रक्षक हैं और गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। दोनों के दोनों अनुच्छेद क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंध में। अनुच्छेद 131 से 36 पर भी आप नजर डालें। 131 से 136 पे आप जब देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों तथा राज्यों के बीच, राज्यों तथा संघ के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः अगर विकल्प के लिहाज से देखें तो कथन ये दोनों के दोनों सही हैं। इस लिहाज से ये विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जिसे सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है, किसी जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। अब इसमें से सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 न तो 2। तो दरअसल जो जिला न्यायाधीश का न्यायालय है, सिविल मामलों से निपटने के लिए जिले का सर्वोच्च सिविल न्यायालय है। अक्सर एक ही अदालत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत कहा जाता है जब वह जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों से निपटती है। जिला न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे जिले में उप न्यायाधीशों के एक या अधिक न्यायालय हो सकते हैं। उनके नीचे मुंसिफ कोर्ट और लघु वाद अदालतें होती हैं जो छोटी रकम से जुड़े मामलों का फैसला करती हैं। ये सभी अदालतें नागरिक विवादों की सुनवाई करती हैं और उसका निपटारा करती हैं। अधिकांश दीवानी मामले मुंसिफ कोर्ट में दायर किए जाते हैं।
किसी मामले की अपील मुंसिफ अदालत से लेकर उप न्यायाधीश या अतिरिक्त उप न्यायाधीश की अदालत तक की जा सकती है। उप न्यायाधीशों और अतिरिक्त उप न्यायाधीशों की अदालतों से अपीलें जिला न्यायालय में फिर की जा सकती हैं। विशेष रूप से तलाक, बच्चों की हिरासत जैसे पारिवारिक विवादों के मामले में सुनवाई के लिए जिलों में अलग अलग पारिवारिक अदालतें स्थापित की गई हैं, जो उप न्यायाधीश की अदालतों के बराबर हैं। जिला न्यायाधीश की अदालत, जिसे जिला अदालत भी कहा जाता है, न केवल उप न्यायाधीशों की अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती है, बल्कि कुछ मामले सीधे न्यायाधीश की अदालत में ही शुरू होते हैं। जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं। इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जो है राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इस लिहाज से अगर पहले कथन को आप देखें तो ये सही है। सिविल न्यायालय संपत्ति, तलाक, अनुबंध और समझौते के उल्लंघन या मकान मालिक किराएदार विवादों के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो इससे संबंधित मामले को निपटाने का काम करता है। वहीं फौजदारी अदालतें क्या हैं? तो प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं। फौजदारी अदालतों के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालतें होती हैं। और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जिसे सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है, किसी जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे जो महानगर हैं, महानगरीय शहर हैं, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन वहां पर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ऐसे शहरों में ये सभी आपराधिक अदालतें आरोपियों पर मुकदमा चलाने और कानून के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वालों को कानून द्वारा स्वीकृत सजा देने के लिए सक्षम है। आपराधिक अदालतें उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं जो कानून के उल्लंघन से संबंधित है। इन मामलों में चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, बलात्कार, आगजनी, जेब काटना, शारीरिक हमला, इस प्रकार के जो मामले हैं वो सम्मिलित होते हैं। ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति अगर दोषी होगा तो उसको सजा दे दी जाएगी, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा या कारावास होगा, मौत की सजा भी हो सकती है। जिस आरोपी को सत्र न्यायालय द्वारा लेकिन मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी सजा की पुष्टि होने के बाद ही उसको मृत्यु दंड होगा, उसको फांसी होगी। तो इस लिहाज से अगर विकल्प का देखें आप तो विकल्प आपका 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन लोक अदालत के संबंध में सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन लोक अदालत के विषय में सही है। पहला कथन है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लोक अदालत की स्थापना, शक्तियों, कार्यों आदि के संबंध में प्रावधान करता है। यह कोई औपचारिक न्याय वितरण प्रणाली नहीं है। तीसरा कहता है कथन लोक अदालत केवल उन मामलों को निपटाती है जो अभी तक अदालत तक नहीं पहुंचे हैं। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। विकल्प ए केवल 1, 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी केवल 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो दरअसल गरीबों और वंचितों को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने के लिए देश में कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में या मुकदमे पूर्व चरण में जो लंबित विवाद होंगे, मामले होंगे, उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। लोक अदालत शब्द का अर्थ है पीपुल्स कोर्ट, अर्थात लोगों के लिए स्थापित एक अदालत। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लोक अदालत की स्थापना, शक्तियों और कार्यों के संबंध में प्रावधान करता है। इस लिहाज से आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका आधार पक्षकारों की आपसी और स्वतंत्र सहमति होती है। इसी के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान करने के दिशा में प्रयास किया जाता है। भारत में अगर लोक अदालतों के इतिहास की तरफ नजर डालें तो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि युग में पहला लोक अदालत शिविर आपको 1982 में 1982 में गुजरात में पहला ऐसा लोक अदालत आपको गुजरात में आयोजित किया गया था और बाद में देश के अन्य हिस्सों में भी ये फैल गया। 1985 से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती की पहल के बाद थर्ड पार्टी वाहन के दावों के निपटान हेतु विशेष रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। लोक अदालत एक विवाद प्रबंधन संस्थान बन गया है। यह विवाद समाधान की एक औपचारिक प्रणाली है जो नियमित सुनवाई की प्रक्रियात्मक उलझनों से रहित है। इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तो पहला कथन आपका सही हो गया, दूसरा कथन सही हो गया। अब देखिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, अगर इस पर नजर डालें
तो ये जब आया उसके बाद से, इसके आगमन के बाद से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में संवैधानिक आदेश के अनुसार लोक अदालतों को क्या हुआ, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। लोक अदालतें अब 39A के बाद वैधानिक दर्जा प्राप्त कर ली। उक्त अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिया गया पुरस्कार या कोई निर्णय, यह एक सिविल अदालत का डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है, और ऐसे निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। भारतीय अदालतें मुकदमों के लंबित बोझ से दबी हुई हैं, आप सभी जानते हैं, और नियमित अदालतों को उन मामलों का फैसला करना पड़ता है जिनमें लंबी, महंगी, थकाऊ प्रक्रिया शामिल होती है। तो लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य बेसिकली विवादों को परामर्श एवं विचार विमर्श के द्वारा शीघ्रता से निपटाना है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामले या जो मुकदमे पूर्व चरण में हैं उसमें समझौता किया जाए, उसका शीघ्रता से निपटारा किया जाए। इसलिए अगर कथन तीसरे की तरफ हम जाएंगे तो यह कथन सही नहीं है। इस लिहाज से अगर विकल्प की अगर बात करेंगे तो विकल्पों के लिहाज से आपको क्या दिखाई देगा, विकल्प ए सही है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। दरअसल ये एक न्यायिक प्रणाली का पूरक है, उसका विकल्प नहीं है। इसलिए लोक अदालत शीघ्र और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है। लोक अदालत न केवल समय बचाता है बल्कि वर्तमान जो न्यायिक प्रणाली है उसमें न्यायिक कार्यवाही पर होने वाले भारी खर्च को भी बचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक पूर्व मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करता है। दूसरा कथन कहता है यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटता है। तीसरा कथन कहता है स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक और तीन सही है, केवल तीन सही है, एक और दो सही है, या एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। तो दरअसल जो स्थायी लोक अदालतें हैं लोक अदालतों की ही एक प्रजाति है, कुछ मामलों में ये संशोधित भी हैं। सामान्य तौर पर लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरण या समितियों के तत्वाधान में समय समय पर आयोजित की जाती हैं और यह कोई नियमित दैनिक मामला नहीं होता है, अर्थात नियमित इनका आयोजन नहीं होता है, समय समय पर ये लोक अदालतें लगाई जाती हैं। हालांकि स्थायी लोक अदालतें स्थायी विवाद समाधान मंच होती हैं जो किसी भी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण की तरह ही काम करती हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मूल रूप से स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान नहीं करता था। हालांकि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने हेतु इसकी स्थापना का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2002 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन करके किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमेबाजी से पहले के चरण में स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। एक बार स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र लागू हो जाने के बाद पार्टियों को अदालत के समक्ष कार्यवाही का सहारा लेने से रोक दिया जाता है। हालांकि स्थायी लोक अदालत के पास गैर शमन योग्य अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य 10 लाख से अधिक है। स्थायी लोक अदालतों का भी कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जहां मामला किसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित नहीं है। स्थायी लोक अदालतें ऐसे मामले का संज्ञान भी नहीं ले सकती जो पहले से किसी अदालत में विचाराधीन है। अतः कथन 2 आपका सही है। स्थायी लोक अदालत सुलह कार्यवाही का संचालन करते समय या गुण दोष के आधार पर विवाद का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों द्वारा इनको निर्देशित होना चाहिए, और यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। जहां पार्टियां किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहती हैं और यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत को गुण दोष के आधार पर विवाद का फैसला करना होता है। यह वह बुनियादी क्षेत्र होता है जहां स्थायी लोक अदालत सामान्य लोक अदालत से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। इस प्रकार स्थायी लोक अदालतों के पास विवाद का निर्णय करने के लिए लोक अदालतों द्वारा प्राप्त अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त अवशिष्ट क्षेत्राधिकार भी होता है। भले ही पक्ष सुलह के बाद विवाद को हल करने में विफल रहे हों, स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और वहां के सभी पक्षों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी भी होता है। इसे सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। फिर भी स्थायी लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अतः कथन 3 सही नहीं है।
इस लिहाज से अगर आप देखें तो स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि यह निर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किया जाना है। विकल्प के लिहाज से देखें तो पहले दूसरे कथन सही हैं आपके, तो ये विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा कथन कहता है वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तीसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1 और 2 विकल्प सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 3 सही, या केवल 2 और 3 विकल्प सही हैं। तो दरअसल भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से, अगर अनुच्छेद 124 से लेकर और 147 तक आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय से ये सारे अनुच्छेद संबंधित हैं। अब संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि को विनियमित करने वाले कानून बनाने की शक्ति है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। ये एक आपका कथन गलत हो जाएगा। न्यायाधीशों की जहां तक योग्यताओं का सवाल है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। पहला यह है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय या 2 या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक लगातार वकील रहा हो। अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे अगर देखें तो जो राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होना चाहिए, यह भी उसकी एक योग्यता होती है। प्रतिष्ठित न्यायविद का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक प्रतिष्ठित न्यायविद को नियुक्त करने में सक्षम बनाने का प्रावधान भले ही संबंधित व्यक्ति उच्च न्यायालय में सेवा के कुछ न्यूनतम वर्षों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करता हो, इसका उद्देश्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए विकल्पों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम खोलना होता है। कार्यालय की अवधि की अगर बात करें तो संविधान नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवा की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। एक बार नियुक्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। उनकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे अधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान की गई तरीके से निर्धारित किया जाना है। अतः कथन 3 सही है। 3 की अगर बात करें तो यह बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद भी छोड़ सकता है। संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है और उसे हटाने की वास्तविक प्रक्रिया तैयार करने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो पहले दोनों कथन गलत हो जाते हैं और केवल तीसरा सही हो जाता है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़े गए 11वीं अनुसूची के अनिवार्य प्रावधानों के तहत कौन सा शामिल है, यह आपको बताना है। तो देखिए, पहला है जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव, और चौथा है जिला स्तर पर अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं हेतु 2/3 सीटों का आरक्षण। अब इसमें से सही कूट का चयन करना है कि केवल पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, केवल पहला दूसरा सही है, या केवल तीसरा और चौथा सही है। तो दरअसल 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अनिवार्य प्रावधान है, उन प्रावधानों पर नजर डालना जरूरी है। किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभाओं का आयोजन होता है। जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का निर्माण किया गया है, इसलिए आपका पहला कथन सही हो जाएगा। साथ ही आप देखें सभी स्तरों पर सभी पद 2 अपवादों को छोड़कर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। पीआरआई में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, इसलिए कथन 2 भी आपका सही है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए आपका कथन 3 सही नहीं होगा।
इसके अलावा अगर आप देखें तो सभी स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को का आरक्षण किया गया है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए। सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं है तो अध्यक्ष और सदस्यों दोनों के लिए 1/3 सीटों तक आरक्षण है, अर्थात जो आपका कथन 4 है वो सही नहीं है, यहां पर 2/3 लिखा गया है। पीआरआई का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और यदि पहले भंग किया जाता है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव होंगे। पीआरआई के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का निर्माण किया गया है और पीआरआई की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक राज्य को हर 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। इस लिहाज से अगर विकल्प के लिहाज से देखें तो पहला दूसरा कथन आपका सही है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में आता है? नगर क्षेत्र समिति, न्यास पत्तन, नगर निगम या छावनी बोर्ड। तो आपको बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन कौन से होते हैं। दरअसल संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसकी अगर आप बात करेंगे जो कि 1992 में आया था, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में आप देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसने राज्य सरकारों को इन निकायों से राजस्व एकत्र करने के लिए कुछ कार्य, अधिकार और शक्ति सौंपने का अधिकार दिया और साथ ही उनके लिए समय समय पर चुनाव अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय स्तर पर कुछ मंत्रालय निम्नलिखित मंत्रालय हैं। शहरी स्थानीय सरकार के विषय को देखते हैं जिसमें शामिल है 1985 में शहरी विकास मंत्रालय। फिर इसमें आप देखेंगे कि अब आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसको एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय, छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय। शहरी स्थानीय सरकार 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय के रूप में कार्यरत है। नगर क्षेत्र समिति पहला है, तो नगर क्षेत्र समिति आप देखेंगे तो कथन 1 आपको सही लगेगा। कथन 1 जो है नगर क्षेत्र समिति इसमें सम्मिलित है। इसके बाद न्यास पत्तन भी इसमें है तो दूसरा भी है इसमें। नगर निगम है तो आपका तीसरा भी है इसमें। फिर नगर पालिका भी होता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, छावनी बोर्ड भी होता है तो आपका ये भी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये चारों इसमें सम्मिलित हैं, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें टाउनशिप भी होता है, विशेष प्रयोजन एजेंसी जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य भी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है पेसा PESA अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है कथन 1? इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 10 के प्रावधानों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में होता है। दूसरा है यह अधिनियम भारत में जनजातीय परंपरा और रीति रिवाजों के संरक्षण तथा सुरक्षा में मदद करता है। तीसरा है भूरिया समिति पेशा अधिनियम के अधिनियमन से संबंधित है। अब आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल 1995 की अगर बात की जाए, इसमें प्रस्तुत किया गया भूरिया समिति की रिपोर्ट को और उसी के आधार पर संसद ने 1996 में भाग 9 पंचायती राज प्रणाली को 5वीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। इसलिए जो भाग 10 लिख रहा है ये नहीं है, इसकी जगह भाग 9 है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। पेशा पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ राज्य पंचायती राज विधानों में आवश्यक अपवादों और संशोधनों को निर्धारित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को संसद में पेशा पारित होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य कानून बनाना आवश्यक था। वर्तमान में आप देखें तो अनुसूची जो 5 है, अगर अनुसूची 5 की हम बात कर लें, इस अनुसूची 5 क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना इसमें मौजूद है। राज्यों में पेशा के प्रावधानों के जो कार्यान्वयन है उसके लिए पंचायती राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसके कुछ उद्देश्य भी इसमें है। क्या उद्देश्य है? तो संविधान का जो भाग 9 है पंचायती प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करेगा, जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को स्वशासन प्रदान करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, इस प्रकार सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन करना,
पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। इसलिए कथन 2 आपका सही है। जनजातीय आवश्यकताओं के अनुकूल विशिष्ट शक्तियों के साथ उचित स्तरों पर पंचायतों को सशक्त बनाना। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी भी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण न करना। इसलिए विकल्प के लिहाज से देखें तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, क्योंकि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया है। इस लिहाज से आपका विकल्प केवल एक आपका सही नहीं है, बाकी ये दोनों कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य में शहरी क्षेत्रों पर शासन करने के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह एक उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है। नगर निगम छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल 2, 1 और 2, केवल 3, 1 और 3। दरअसल 74वां संविधान संशोधन जो था, 74th अमेंडमेंट जो था 1992, 1992, इसमें शहरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। यह अधिनियम भारत के संविधान में शहरी स्थानीय निकायों को औपचारिक मान्यता देने और उन्हें अधिक स्वायत्त तथा भागीदारी पूर्ण बनाने हेतु पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के किस भाग की बात हो रही है तो आप देख लीजिए, भाग 9A में शामिल किया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और इसमें अनुच्छेद 243P, 243P से लेकर 243ZG तक। कहां तक? 243P से लेकर 243ZG तक यहां के प्रावधान इससे संबंधित किए गए। अब नगर पालिकाएं शहरी स्थानीय निकाय हैं जिन्हें शहरी क्षेत्रों पर शासन करने के लिए सौंपा गया है। प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं, अर्थात नगर पंचायत जो किसी भी नाम से यह हो सकता है परिवर्तित क्षेत्र के लिए, नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम होता है। अतः कथन 1 सही है और कथन 3 सही नहीं है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा कथन 3, और 1 आपका कथन सही हो जाएगा। नगर पालिका के सभी सदस्यों को नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे, ये भी आपको पता होगा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों, जिसको वार्ड कहते हैं, इसमें विभाजित किया जाएगा। नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका राज्य विधायिका द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक नगर पालिका के कार्यालय की अवधि कितनी होती है तो 5 वर्ष होती है। यद्यपि इससे इसकी अवधि से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक कर लेना होगा ये काम। किंतु जहां तक इस अवधि जिसके लिए भंग नगर पालिका को कार्य करते रहना है 6 महीने से कम हो, उस अवधि हेतु नई नगर पालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह उप नगर पालिका आधिकारिक इकाई है और इसे समिति नागरिक सेवाएं जैसे जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसलिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। अधिनियम में नगर क्षेत्र समिति की संरचना, कार्यों और उससे संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख है। यह पूर्णतः नामांकित निकाय राज्य सरकार द्वारा या पूर्णतः निर्वाचित निकाय, दोनों का मिश्रण हो सकता है। इसलिए विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें पहले और दूसरे कथन सही हैं, तीसरा कथन सही नहीं है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जिम्मेदारी आपकी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसे किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाएगा। यह आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधिकारी पूरी तरह से न्यायिक अधिकारी हैं और उच्च न्यायालय के तहत काम करने वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के समान शक्तियां प्राप्त करते हुए समान वेतन प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल 1 और 2,
केवल 1, 2, 3, केवल 3 या 2 और 3? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।